अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। अभी आपका लेक्चर है प्रीटर्म लेबर पे। डेफिनेशन क्या है प्रीटर्म लेबर की? ऑनसेट ऑफ लेबर बिफोर 37 वीक्स। आपको पता है कि टर्म जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 37 वीक्स से 42 वीक्स तक, इसको हम कहते हैं टर्म। बिफोर 37 वीक्स जो है वो प्रीटर्म है, और जो है बिफोर आफ्टर 42 वीक्स इज़ पोस्ट टर्म। ठीक है। और एक जो है वो होता है पोस्ट डेट्स। पोस्ट डेट्स क्या होता है? पेशेंट को जो आप डेट देते हैं डिलीवरी की, कैलकुलेट करते हैं ना, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो 40 वीक्स होती है, तो 40 वीक्स के बाद जो है वो पोस्ट डेट है, लेकिन पोस्ट टर्म नहीं है। तो टर्म की क्या डेफिनेशन है? 37 वीक्स टू 42 वीक्स। ठीक है। बिफोर 37 वीक्स मीन्स 36 वीक्स एंड 6 डेज इज़ प्री टर्म। इंसिडेंस क्या है प्रीटर्म लेबर का? 10% है। स्पॉन्टेनियस होती है और आइट्रोजेनिक में इनके खुद इंडक्शन करानी पड़ती है। जैसे कोई पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी की वजह से, तो उसमें हम पेशेंट को डिलीवर कराते हैं, तो उसको आइट्रोजेनिक कहते हैं। ठीक है ना। तो प्री प्रॉम क्या है? डबल PROM क्या है? प्री लेबर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, एंड प्रॉम इज प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है। प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो प्रीटर्म नहीं होगा, लेकिन जिसमें डबल P है वो प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है। अब इंसिडेंस क्या होता है कि 50% स्पॉन्टेनियस होती है प्रीटर्म लेबर्स, 25% इंड्यूस्ड होती हैं किसी न किसी इंडिकेशन की वजह से। ठीक है ना। और जो 25% है वो प्री लेबर प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की, इनके लीकिंग स्टार्ट हो जाती है प्रीटर्म के स्टेशन पे बिफोर 37 वीक्स। तो 25% पेशेंट के अंदर कॉज होती है प्रीटर्म लेबर की। लेबर की एंडोक्रिनोलॉजी देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म होता है लेबर का ना। अब देखें, जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है, बीटा CG है जो कि प्लेसेंटा से रिलीज़ हो रहा होता है, प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं, ये सब किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल हैं? इनहिबिट करते हैं लेबर को और प्रेगनेंसी को होल्ड करते हैं। ठीक है। आता है तो फिर कौन से हार्मोन्स होते हैं? ऑक्सीटोसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो लेबर स्टिमुलेट करती हैं, और प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो इनहिबिट करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, कॉर्टिकोट्रोफिन, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस। ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं सारे, ये सब क्या करते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। अब ये देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन का मेटाबॉलिज्म। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ रिलीज़ होता है? देखिए बेबी है यूट्राइन कैविटी के अंदर, ये एक पार्ट है इसका जिसको इनलार्ज करके यहाँ दिखाया है। ठीक है ना। ये क्या है? मदर की यूट्रस की वॉल है, इसको ये मायोमेट्रियम है। ठीक है। फिर डिसिडुआ है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हो जाती है। फिर इसके बाद एक कोरियन है, मेन प्लेसेंटा है। ठीक है। और जो फिर ये ब्लू लाइन है ये क्या है? इस तरफ एमनियन है, और ये एमनियोटिक कैविटी, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है? एमनियन से। देखें एमनियन है। ठीक है ना। एमनियन से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। देखिए इसीलिए लेबर स्टार्ट ना हो रही हो तो हम स्वीप करते हैं ना मेम्ब्रेन्स को। स्वीप का मतलब है कि स्टिमुलेट करते हैं, उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कोरियन से, तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं। ठीक है। रिलीज़ जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन वो एमनियन से है, और उसका जो है साइट ऑफ एक्शन क्या है? कहाँ पर एक्ट करता है? मायोमेट्रियम के ऊपर। ठीक है ना। यहाँ से रिलीज़ हुआ और उसने एक्ट किया ये मायोमेट्रियम पे, और ये सारी मायोमेट्रियम ऐसी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हुई और लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों के दरमियान में जो है वो होता है कोरियन या प्लेसेंटा है। ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन डिग्रेडिंग या डिग्रेडेशन एंजाइम है। ठीक है। तो ये बैलेंस मेंटेन रखता है, मतलब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो रहा है प्रीमेच्योरली तो प्लेसेंटा का जो एंजाइम है फ़ौरन इसको डिग्रेड कर देगा और इसको एक्ट नहीं करने देगा। ठीक है। जब भी इम्बैलेंस होता है इन दोनों के दरमियान में कि ये एंजाइम कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि एमनियन रिलीज़ होता है और प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसलिए कि अगर प्लेसेंटा सेपरेट होता है या एब्रप्शन होती है तो उसमें ये मैकेनिज्म है कि वो एंजाइम जो है वो डिग्रेड होने लग जाता है। ठीक है। उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और एमनियन जो है ना वो एक्ट करता है फिर मायोमेट्रियम पर, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो उसकी इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें। अब सर नेक्स्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, फिर सर्वाइकल चेंजेस हैं। लेबर की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है? ठीक है ना। थ्रेटन प्रीटर्म लेबर और लेबर में क्या होता है? डिफरेंस यही होता है ना कि लेबर की डेफिनेशन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शंस हैं, साथ में सर्वाइकल चेंजेस और डायलिटेशन और इफेसमेंट भी होती है। सिर्फ अगर कॉन्ट्रैक्शंस हो तो उसको हम थ्रेटन लेबर कहते हैं, मतलब लेबर का थ्रेट है, अभी सर्वाइकल चेंजेस नहीं आए। ट्रू लेबर कब होगी? सर्वाइकल चेंजेस आने लगेंगे और सर्वाइकल डायलिटेशन और इफेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए बैलून शो किया हुआ है जो कि सर्विस में प्लेस किया है ताकि सर्विस डायलिटेशन हो जाए। ठीक है। स्टिमुलस देने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्लेस कर सकते हैं,
बैलून डायलेट करके ये सर्विक्स को स्टिमुलेट करके जब स्ट्रेच आएगा तो स्ट्रेचिंग की वजह से स्टिमुलेशन हो रही है। अब सर्वाइकल राइपनिंग या रिमोटिंग कैसे होती है, क्या क्या होता है सर्विक्स में, क्या क्या होता है। ग्लाइकोजोमाइनोग्लाइकीन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है सर्विक्स, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस होती है कोलेजन टिश्यू की, कोलेजन की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है ना। वेस्कुलैरिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रोमल और ग्रैंडुलर हाइपरट्रॉफी है, इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट्रेशन होती है, साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो कोलेजन की फर्दर डिग्रेडेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि सर्विक्स एक हाइड्रोपिक सा बन जाती है स्ट्रक्चर, जो फर्म ट्यूबुलर होती है ना, सॉफ्ट हो जाती है और शॉर्टनिंग और इफेसमेंट भी स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। अब ये मैकेनिज्म ऑफ प्रीटर्म लेबर क्या है, ये सब कॉजेज़ हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि यूट्राइन डिस्टेंशन है, हेमरेज है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, इन सब में क्या होता है कि डिसिडवो और फीटल मेम्ब्रेन की एक्टिवेशन हो जाती है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन और मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस हैं, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जाके एक्ट करते हैं एमनियन के ऊपर, ठीक है। एमनियन ये होती है एमनियोटिक जो कैविटी है ना, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, उसको वीक कर देते हैं, ठीक है ना। वीक करने की वजह से क्या होगा, एक तो लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स फर्दर रिलीज होंगे, यूट्राइन प्रोडक्शंस आती हैं, सर्वाइकल राइपनिंग है और प्रीटर्म बर्थ स्टार्ट हो जाती है। अभी कॉजेज़ हैं सारी, कॉजेज़ में कौन कौन सी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिड्यूस होने लग जाता है नेचुरली जैसे लेबर का टाइम करीब आता है, ठीक है। सर्वाइकल प्रॉब्लम है जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है। अब ब्रेक डाउन हो जाए अगर यहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगी और एक्ट करेगी। यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन किसमें होती है, ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है, इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है, ठीक है, और अननोन फैक्टर्स भी बहुत से होते हैं। अब इन सबको हम स्टडी करेंगे किस किस तरह जो है ना स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट इन्फेक्शंस में क्या होता है कि 3 टाइम्स रिस्क होता है प्रीटर्म लेबर का। 33% जो होती है ना प्रीटर्म लेबर, वो कब स्टार्ट हो जाती हैं, प्री लेबर, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है जब ब्लीकिंग स्टार्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है यूट्राइन कैविटी में, वेस्कुलाइटिस होता है और इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। इसमें इंटरल्यूकिन 6 और साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट होती हैं, रिलीज ज़्यादा होती है उनकी और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब कोरियोमनाइटिस आपने पढ़ा कि कोरियो एमनियोनाइटिस क्या है, कोरियो मीन प्लेसेंटा और एमनियोन मीन एमनियोटिक कैविटी और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। तो कोरियोन प्लेसेंटा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन की जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम क्या कहते हैं, कोरियोमनाइटिस। अब इसमें ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट रिलीज होती है ना इन्फ्लेमेटरी वो ब्रेन पे एक्ट करती हैं और जो वाइट मैटर होता है ना उसको डैमेज कर देती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है, ये पेरीवेंट्रिकुलर जिसको ल्यूकोमेलेशिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी कॉम्प्लिकेशन है, प्रीटर्म लेबर की, इससे ब्रेन डैमेज होता है बेबी के अंदर। तो कोरियोमनाइटिस सिर्फ लेबर इंड्यूस नहीं कर रहा, इन्फेक्शन नहीं कर रहा, बल्कि बेबी का ब्रेन डैमेज भी कर रहा है। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या है, यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन होती है, ठीक है। 56% कॉज होती है प्रीटर्म लेबर मल्टीपल प्रेगनेंसी में। अब वो भी डिपेंड करता है कि ट्रिपलेट्स हैं तो 32 वीक्स तक डिलीवर हो जाते हैं, बल्कि इवन बिफोर 32 वीक्स, ठीक है ना। क्वाड्रिप्लेट्स मीन 4 बेबीज़ हों तो 28 वीक्स तक डिलीवर हो जाते हैं, उससे आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती। ओवर डिस्टेंशन और स्ट्रेचिंग जो है वो कॉज है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए आपने देखा कि प्रीटर्म लेबर जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में है ना, वो किसी भी जो है टुकोलिसिस को इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि डिस्टेंशन का एलिमेंट तो वहाँ पर होता है। अब यूट्राइन एनॉमलीज हैं, ये भी कॉज है। इसमें क्या है, देखिए नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है, यूट्रस डेडेल्फस है, मीन डबल यूट्रस, एक ये यूट्राइन कैविटी पूरी यूट्रस और ये सर्विक्स है, और ये पूरी यूट्रस और सर्विक्स है, ठीक है। ये इसकी इधर एंडोनेक्सा है, यहाँ पे ट्यूबर ओवरीज इधर है, ठीक है ना। फिर आर्क्वेट यूट्रस में क्या होता है कि थोड़ी सी डिम्पलिंग होती है फंडस के ऊपर, यहाँ से डिम्पल है तो थोड़ी सी कैविटी रिड्यूस हो गई है फंडस में, ठीक है ना। एक तो ब्रीच के अंदर भी क्योंकि आर्क्वेट होता है, क्योंकि ऊपर से रिड्यूस हो जाती है ना फंडल की कैविटी, तो ब्रीच बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ब्रीच जो मेल प्रेजेंटेशन है ना वो उसके अंदर होती है आर्क्वेट यूट्रस में। यूनिक ऑर्नमेट है, मतलब सिर्फ एक साइड की, मतलब जिस तरह के होते हैं ना कि 2 मिलियन डक्ट्स फ्यूज़ करती हैं तो सिर्फ एक डक्ट रह जाती है और सिर्फ एक साइड के ऊपर जो है ना वो होगी ट्यूबर ओवरी, तो उस साइड पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये यूनिक ऑर्नमेट है, इसमें कैविटी बहुत कम होती है, इसलिए प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाती और प्रीटर्म डिलीवरी और एबॉर्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब ये बाइकॉर्नमेट है। अब देखें बाइकॉर्नमेट और डेडेल्फस में क्या डिफरेंस है कि कैविटी तकरीबन ये मिड वे में अलग है, लेकिन बीच में जाके नीचे एक ही कैविटी हो जाती है, मतलब 2 कॉर्नू हैं इसके, ठीक है ना। डेडेल्फस में 2 इंडिपेंडेंट यूट्रस होते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेपरेट मीन क्या है कि एक सेप्टम है जो पूरा कैविटी को इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कैविटी 2 में डिवाइड हुई हुई है सेप्टम की वजह से। ये सेप्टम नहीं है, ये बीच में कॉर्नूज बन जाते हैं 2 अलग अलग। सब में इनमें 25% रिस्क होता है प्रीटर्म लेबर का, ठीक हो गया। अब हेमरेज है,
जैसे एब्रप्शन में होता है, प्रीसेंट्रल एब्रप्शन आपने देखा है ना कि पेशेंट बहुत जल्दी प्रीटर्म लेबर में जाती है, तो उसमें क्या होता है, थ्रोम्बिन रिलीज हो रही होती है, अंदर ब्लड क्लॉट पड़ा होता है ना, थ्रोम्बिन रिलीज होती है। थ्रोम्बिन एक तो डायरेक्ट स्टिमुलेटर है मायोमेट्रियम की, डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है। दूसरा ये कि जो अंदर हीमाटोमा बन रहा है उसमें इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन से सारा लिवर का प्रोसेस जो पूरा कैस्केड है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर स्ट्रेस भी एक कॉज है प्रीटर्म लेबर की। स्ट्रेस में क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है ना, तो यही सारा है जो आगे लेबर के हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, प्रिडिक्टर्स क्या है प्रीटर्म डिलीवरी के, ये तो हमने कॉजेज पढ़ी ना कि हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कौन सी पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जाएगी, ठीक है। एक तो हिस्ट्री बहुत बड़ी इंडिकेटर है। अगर पेशेंट आपके पास ओपीडी में आती है और उसकी हिस्ट्रीज हैं प्रीवियस प्रीटर्म की, तो फ़ौरन आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक प्रीटर्म डिलीवरी है तो 4 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है नेक्स्ट डिलीवरी होने का प्रीटर्म, ठीक है ना। और सेकंड प्रिडिक्टर क्या है, सर्वाइकल लेंथ, ठीक है। ये दोनों मिलके 80% केसेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सर्वाइकल लेंथ अब कैसे मेजर करते हैं, ट्रांसवेजाइनल या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है ना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब ये देखें, ये एक एमनियोटिक कैविटी और यहाँ बेबी का हेड है ये, ठीक है ना। ये है सर्वाइकल लेंथ, ये सर्विक्स है। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ये 6-7 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ है। जब प्रीटर्म लेबर पेशेंट अभी पेन्स नहीं स्टार्ट हुए लेकिन हिस्ट्री है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, ये बेबी का हेड है, ये देखें, ये आपको हेड नज़र आ रहा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये कितनी शॉर्टन रहेगी ये लेंथ, ठीक है ना। तो शॉर्टनिंग हो रही है सर्विक्स की, तो इससे फ़ौरन आप अलर्ट हो जाएंगे कि पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा सकती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो हैं प्रेडिक्ट करती हैं 80% केसेस को। एक और है फीटल फाइब्रोनेक्टिन, एक प्रोटीन होती है, ठीक है। ये कहाँ से, ये सर्वाइको विजाइनल फ्लूइड से होती है। ये आप विजाइना से फ्लूइड लेते हैं थोड़ा सा, और सर्विक्स से सिक्रीशंस होती हैं, उसमें चेक करते हैं। अब ये रिलीज़ कब होती है, 22 से 36 वीक्स में ये जो है ना इंडिकेटिव है प्रीटर्म लेबर का। 36 वीक्स के बाद इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू कम हो जाती है, और 22 वीक से पहले भी, ठीक है। 22 वीक से लेकर 36 वीक्स तक ये बेस्ट प्रिडिक्टर है ट्रू प्रीटर्म लेबर का, ठीक है ना। बहुत सी पेशेंट आती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, सेटल हो जाती हैं, लेकिन कौन सी पेशेंट लेबर में जाएंगी तो आप फीटल फाइब्रोनेक्टिन से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिलीज़ कहाँ से होती है, भी डायग्राम देखें, ठीक है। ये होता है मिटरनल सरफेस है, ये डिसिडवा है, और ये प्लेसेंटा है। तो डिसिडवा यानी कि जो मदर की यूट्राइन सरफेस है, और प्लेसेंटा जहाँ पे अटैच हो रहा है, इन दोनों के दरमियान से जो है ना ये प्रोटीन रिलीज़ होती है, ठीक है। तो 22 से 36 वीक्स के दरमियान में अगर ये पॉजिटिव है तो हार्ट के पेशेंट प्रीटर्म डिलीवरी मतलब प्रीटर्म लेबर में चली जाएगी। इस तरह ये करते हैं ना टेस्ट, इस तरह ये 2 लाइन जो है पॉजिटिव हैं, तो इस तरह ये पता चल जाता है रैपिड टेस्ट के थ्रू। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है प्रीटर्म लेबर की, पेशेंट आइए आप उसको एडमिट करेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन हो गई, एंटीबायोटिक्स हैं, तो जो है ना जो एक रिजीम चल रही है, हम एंटीबायोटिक देते हैं ना, ठीक है, कि अप्रोच है, लेकिन ये कि एंटीबायोटिक इतनी जो हेल्पफुल नहीं है प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए। स्टीरॉयड कवर देंगे फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो हम देते हैं, ठीक है। टोकोलिसिस करेंगे, हम इसके ऑप्शंस देखते हैं आगे। फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग है, ठीक है। लेबर को हमने कितना प्रोलॉन्ग करना है, एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, और न्यूनेटल फैसिलिटी कितने में हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है, बेबी के लिए। अभी देखिए टोकोलिटिस कौन से अवेलेबल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये जो रेड मैंने किए हैं ना बोल्ड, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एटोसिबैन जो कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं। सिर्फ ये 2 हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और नाइस गाइडलाइन और आरसीओजी गाइडलाइन रिकमेंड करती हैं कि दोनों ही आप लेबर में दें, ठीक है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की सेफ्टी जो है ना वो कन्फर्म्ड है, और जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक चॉइस है, मतलब टोकोलिटिस के लिए, ठीक है। कि 7 डेज़ तक लेबर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं, ठीक है। फिर बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, लेकिन इसमें क्या रिस्क फैक्टर होता है कि पल्मोनरी एडिमा इफेक्टिव तो हैं, लेकिन पल्मोनरी एडिमा का रिस्क होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो किस तरह करते हैं एक्ट, ये कैल्शियम की मॉड्यूलेशन करते हैं, और इसके से यूट्राइन स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। और ये आपको नेम से ही पता है कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को एंटेगनाइज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं जाके, तो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो एक्ट नहीं करती और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। बीटा सिम्पैथोमिमेटिक जो है वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के पाथवे के थ्रू जाके मसल की रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, लेकिन रिस्क क्या है पल्मोनरी एडिमा का, ठीक हो गया, और टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ये भी कैल्शियम का जो रीअपटेक है उसको कंट्रोल करती है, उसकी रिमॉडलिंग को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है। लेकिन ये भी जो है ना लाइसेंस ड्रग नहीं है प्रीटर्म लेबर के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए जो अमेरिकन गाइडलाइंस है ना वो रिकमेंड करती हैं कि न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं।
आपने देखा होगा ना कि क्लम्सिया के पेशेंट को तो हम फिट्स कंट्रोल करने के लिए देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन एक्टिविटी को कम करता है ना, कैल्शियम की ही एंट्री और उसके थ्रू जाकर स्टिमुलेशन को कम करता है, जो ब्रेन की स्टिमुलेशन हो रही है फिट्स की वजह से, ठीक है ना, जिसकी वजह से फिट्स हो रहे हैं। तो उसमें न्यूरो प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो वेसल्स की फ्रिजिलिटी है ब्रेन के अंदर वो कम होता है, इससे इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जो फॉरेन कंट्रीज में तो 32 वीक्स या 30 वीक्स तक न्यूरो प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन हमारी जो है ना सर्वाइवल बेबीज़ का इतना अच्छा नहीं, तो हम 35 वीक्स तक भी न्यूरो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इनके सब कंट्रीज़ को अपनी गाइडलाइंस खुद इसके लिए मेंटेन करनी चाहिए कि कब देनी है, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना वो प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट भी करेगा, लेकिन अगर पेशेंट प्रीटर्म लेबर के साथ में आइए और आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या कुछ यूज़ कर रहे हैं तो साथ में मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एनसेड्स हैं वेरी इफेक्टिव, ये भी 7 डेज बल्कि इससे भी ज़्यादा लेबर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रिस्क होता है, आपने पढ़ा है ना, ये कॉक्स इनहिबिटर होते हैं एनसेड जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस होता है और ओलिगो हेड्रोमनास हो सकता है। ओलिगो क्यों होता है, क्योंकि ये किडनी की एजेंसीज कॉज करते हैं, ठीक है ना, तो किडनी की जो है ना वो डेवलपमेंट ब्लॉक होती है, इसकी वजह से फिटल यूरिन कम होता है तो ओलिगो हो जाता है। अब स्टीरॉयड है, ठीक है, इसमें आपने क्या देना, स्टीरॉयड 2 तरह के होते हैं ना, डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। आपने लेबर रूम में देखा होगा कि डेक्सा जो है ना यूएल पब्लिक हॉस्पिटल में ना अवेलेबल होता है डेक्सामेथासोन, डेक्सा के नाम से, ठीक है ना, लेकिन दोनों ही प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, दोनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बीटामेथासोन को थोड़ा सा फेवर हम क्यों करते हैं कि ये कि थोड़े से ना लेस हेजार्डस है। जो डेक्सामेथासोन होता है उसमें सल्फाइड ऐड किया जाता है, ठीक है ना, तो सल्फाइड क्या करता है, ब्रेन की एट्रोफी करता है, तो थोड़ा सा 300 ग्राम्स तक ब्रेन का वेट कम हो जाता है जिन बेबीज़ को ना डेक्सामेथासोन मिल रहा होता है, ठीक है। तो बीटामेथासोन जो है ना वो फेवरेबल है, आप ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में बहुत सी ट्रायल्स में पता चला कि जिनमें प्रीटर्म लेबर है कोई इतना रोल नहीं है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो 10 डेज तक दे सकते हैं साथ में, स्पेसिफिकली अगर प्री प्रॉम हो तो। अब प्रिवेंशन कैसे, वो तो आपने पढ़ा ना कि ट्रीटमेंट कैटेकोलिसिस थी, प्रिवेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंशन किन में होती है, हाई रिस्क पेशेंट में होती है ना, तो आपने हाई रिस्क पेशेंट के अंदर क्या देखना है, किस तरह आपने करना है, आपने इनको हिस्ट्री के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें कोई इन्फेक्शन है या कोई और प्रीवियस हिस्ट्रीज़ हैं, कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन और सर्वाइकल सर्कलाज, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन तो जो है ना ये बहुत नोन ड्रग्स है, बहुत नोन ड्रग है, ठीक है ना, और ये कहते हैं कि अप टू 80 ईयर्स जो है प्रेगनेंसी को रोक सकती है। और सर्वाइकल सर्कलाज क्या है कि सर्विक्स को आप एक ना सर्कल, मतलब इस तरह नहीं होता पाउच की तरह एक स्टिच लेके इसको क्लोज करते हैं, मैं आपको बताऊंगी अब क्या है। तो सर्वाइकल सर्कलाज ना हम 3 केसेस में लगाते हैं, हिस्ट्री इंडिकेटेड हो, जिसमें आपको पहले ही बताया कि प्रीवियस अर्ली ट्राइमेस्टर, मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हैं, पेनलेस डिलीवरीज, क्या होता है सर्विस इनकॉम्पिटेंट होती है ना, इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होती है सर्विस की, उसने प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखना जो उसका काम है, अगर वो अपना काम नहीं करती तो उसका मतलब वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री इंडिकेटेड का मतलब ये है कि हिस्ट्रीज है प्रीवियस मिसकैरेजेस की और प्रीटर्म लेबर की, ठीक है, या सर्वाइकल लेंथ कम होना शुरू हो गई है, ठीक है, या डायलिटेशन स्टार्ट हो गई सर्विक्स की, ठीक है ना, पेनलेस डायलिटेशन, पेशेंट को पेन्स तो नहीं आ रही लेकिन सर्विक्स डायलेट हो रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को प्रेशर की फीलिंग होगी, आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे या डिजिट से ना बहुत 1 डिजिट एग्जामिनेशन करेंगे बहुत केयरफुल, ठीक है ना, तो उससे पता चलेगा कि सर्विस डायलेट हो रही है। तो उस वक्त डायलिटेशन के वक्त जो हम सर्कलाज लगाते हैं उसको कहते हैं रेस्क्यू, यानी कि फ़ौरन इमरजेंसी मैयर देके आप किसी चीज़ को रेस्क्यू कर लें तो उसको रेस्क्यू सर्कलाज कहते हैं। अब ये देखें सर्वाइकल सर्कलाज, इस सर्विस को क्लोज किया हुआ है, ठीक है ना। तो सर्वाइकल सर्कलाज का मैकेनिज्म क्या है, कोई इतना नोन तो नहीं, बस ये कि मैकेनिकल इफेक्ट है कि मैकेनिकली वो बंद कर देता है सर्विस को आगे, अगर ऊपर से प्रेशर पड़ भी रहा है ना बेबी का, तो सर्विस जो जिसके फाइबर वीक होते हैं ना, तो सर्विस एकदम से खुलना शुरू हो जाती है। जब इस सर्विस को टाइटली क्लोज कर देता है सर्कलाज, तो फिर ये सर्विस ओपन नहीं होती और लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होते। अभी देखिए 2-3 टाइप, सबसे कॉमन है मैकडोनल्ड्स जो हम ये लगाते हैं, इसमें क्या होता है कि पर्स स्ट्रिंग सूचर है, आपने देखा होगा ना पर्स स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे एक पाउच नहीं होता, आपने देखा होगा शादियों में जिसमें निकाह के छुवारे मिलते हैं पाउच के अंदर, ठीक है, तो आपने देखा ना वो एक डोरी से बंद हुआ होता है, तो बिल्कुल इसी तरह ये एक डोरी की तरह आप समझें कि स्टिच लगा के ना हम इसको कि स्टिच जहाँ से हमने यहाँ लिया यहाँ इस तरह करके अब दोनों को टाई कर दिया तो ये पाउच की तरह बंद, ये जो इतनी बड़ी ओपनिंग है ना सर्विस की बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसे हो गई है यहाँ पर इसको नॉट लगाने पर जब आपने पूरा इसको सर्कल किया, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैकडोनल्ड, ठीक है, ये ईजी टू अप्लाई है और जो है ना वो कम से कम जो है ना इसमें हमें सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई आपने ना डायसेक्शन की ना कुछ इंसाइज का, सिंपल एक स्टिच अप्लाई कर दिया, देखिए नीडल यहाँ से यहाँ पास हुई, फिर यहाँ इस तरह चारों तरफ आपने करके ऊपर से पुल करके यहाँ नॉट लगा दी, ठीक है। दूसरा होता है शॉर्टकट्स में क्या है कि सर्वाइकल लेंथ बहुत शॉर्ट हो गई है और आपको इतनी सर्विस नहीं बची, तो आप क्या करते हैं
देखिए सर्विस के ऊपर ये विजाइनल वॉल होती है और साथ में ब्लैडर होता है ना, तो आप थोड़ा सा इंसियन देख के ना विजाइनल वॉल को ओपन करते हैं, थोड़ा सा ब्लैडर के ऊपर पुश करते हैं, इससे आपको सर्वाइकल लेंथ और मिल जाती है। वरना अगर आप लेंगे तो स्टिच ब्लैडर में से गुजर जाएगा, ठीक है, और फिस्टला बनने के चांसेस होंगे। तो कट दे के आपने ब्लैडर को ऊपर मूव किया और थोड़ा सा हाई अप स्टिच लगा दिया, लेकिन लगाया बिल्कुल ऐसे ही जैसे, ठीक है, ये था। एक होता है एब्डोमिनल सर्कलाज। अब ये देखें, ये तीनों उसमें दिखाए में सबसे हाई है ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज, ये ऊपर वाला, नीचे है स्क्लेरोटिकर, ये भी थोड़ा हाई अप लगता है। मैकडोनल्ड इतना हाई नहीं, आपको सामने जो सर्विस नज़र आ रही है आप उसमें इजीली विजाइनली लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांस एब्डोमिनल हम किन में लगाते हैं, ये लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी के थ्रू लगेगा, ठीक है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। उन पेशेंट्स में लगाते हैं जिनमें सर्विक्स की लेंथ बहुत ही शॉर्ट हो गई है, सर्विक्स का डैमेज है, जैसे कुछ पेशेंट की सर्वाइकल सर्जरी हुई है या किसी को यंग एज में सर्वाइकल कैंसर था और सर्विक्स रिमूव कर दी थी, तो उसमें सर्विक्स तो होती नहीं, तो सर्कलाज कहाँ लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि इस्टमस के लेवल के ऊपर एक बैंड अप्लाई कर देते हैं लेप्रोस्कोपिकली या लेप्रोटमी करके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर फेल हो गया मैकडोनल्ड या श्रॉटकर सूचर, फिर भी सर्विक्स ओपन हो रही है, तो फिर आप लेप्रोटमी करके ऊपर एक बैंड अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और प्रेगनेंसी से पहले भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये इन्वेसिव है कि पहले भी आपने लेप्रोटमी करके एक दफ़ा जो है ना वो अप्लाई किया, और इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ सिजेरियन ही हो सकता है, क्योंकि देखें ना ये एब्डोमिनल में तो बिल्कुल ऊपर सर्कलाज लगा हुआ है, तो कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो दो दफ़ा हो गया ना कि पहले सर्जरी की अप्लाई करने के लिए, फिर दूसरी सर्जरी की सिजेरियन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों स्टिचेस जो है ना इनके अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि जब पेशेंट टर्म के करीब पहुंच जाएगी तो फिर आप इसको कट करके ओपन कर देंगे और सर्विस फिर ओपन हो जाएगी, फिर चाहे वो लेबर में जाए जो भी हो, ठीक है। लेकिन ट्रांस एब्डोमिनल में सिर्फ सिजेरियन के थ्रू ही डिलीवरी होती है, ठीक है। अब रिसेंट एडवांसेस क्या, आपने सारी ऑप्शंस पढ़ी कि कैसे कैसे प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या होता है। देखिए एक पैसरी होती है, एरेविन पैसरी, जो कि हम सर्विस पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कोई स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी जीए की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक पैसरी को, ये सर्विस जिस तरह आपने रिंग पैसरी देखी थी ना, ऑलमोस्ट उसी तरह की है, थोड़ी डिफरेंट इसकी तरह शेप है, तो ये बिल्कुल कवर कर लेती है सर्विस को और उसको क्लोज कर देती है, ठीक है। जब डिलीवरी का टाइम करीब आएगा तो इस पैसरी को रिमूव कर देंगे, देखिए इसने ब्लॉक कर दिया सर्विस को, कवर कर दिया और वजाना के अंदर इस तरह फिक्स हो गई है, ठीक है। अब प्री लेबर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या प्री मेच्योर प्री लेबर रप्चर, यानी कि प्री टर्म जो है ना लेबर, जो प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया कि प्री टर्म भी है और लेबर भी स्टार्ट नहीं हुई, लीकिंग स्टार्ट हो गई है, इसका इंसिडेंस कितना है 2%, प्री टर्म लेबर का कितना था 10% था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि 50% पेशेंट तो ना फर्स्ट वीक में डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि जब एक दफ़ा लीकिंग स्टार्ट हो जाती है तो प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्री टर्म लेबर को तो हम टोकोलिसिस दे के किस तरह कर लेते हैं ना, क्योंकि आपने पता है जब मेम्ब्रेन्स लीक होंगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा और अंदर कंटिन्यूस जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं, तो लेबर को अब रोकना इतना पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है। और 75% जो है ना विदिन 2 वीक्स डिलीवर हो जाएंगे। अब क्या होता है कि प्रीटर्म लेबर जो है, अगर प्रीटर्म लीकिंग जो है ना वो बहुत पहले स्टार्ट होगी, जैसे 23 वीक्स पे, ठीक है, उससे पहले, तो लंग हाइपोप्लेजिया हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि लाइकर जो होता है वो किस तरह एक्ट करता है, कुशन का इफेक्ट करता है ना, उसमें बेबी इजीली मूव करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है, कंप्रेशन नहीं होती। लेकिन जब लाइकर ही नहीं होगा तो बेबी की डेवलपमेंट अभी हो रही होगी, तो उसकी चेस्ट क्या होगी, कंप्रेशन हो जाएगी। चेस्ट की कंप्रेशन होने की वजह से क्या होगा कि लंग्स जो है ना वो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे और उनकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लंग हाइपोप्लेजिया। अब क्या होता है कि स्टेराइल स्पेकुलम, अब आपने क्या करना है, स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है हमेशा, स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। और सर्वाइकल और वजाइनल स्वैब्स लेने हैं, मॉनिटरिंग फॉर कोरियोमनाइटिस आपने करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी मॉनिटरिंग करनी कैसे है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। अब 37 वीक्स पॉसिबल नहीं है, अगर 23 वीक्स पे डिलीवरी हुई, लीकिंग हुई है तो 37 पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 34 पे 34 पर हुई है या 32 वीक्स पर हुई है तो फिर भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हो सकता है लीकिंग स्टॉप हो जाए, छोटा सा जो अगर होल होता है ना तो कभी कभी खुद ब खुद लीकिंग स्टॉप भी हो जाती है। हमने क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है, स्वैब्स देना है इन्फेक्शन के लिए और एंटीबायोटिक्स देनी है और मॉनिटर करना है बेसिकली कि कोरियो ना हो जाए, कोरियोमनाइटिस ना हो। जब तक इसके साइंस डेवलप नहीं होंगे प्रेगनेंसी को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड तो आपने लगाना ही। अब देखिए बहुत से क्राइटेरियाज हैं, लेकिन आपने 4 T's याद रखना है। इस तरह आपने था ना पीपीएच में 4 T's होते थे, इस तरह समझे कोरियो के अंदर भी 4 T's हैं। सबसे पहला टी क्या है, टेम्परेचर जो कि फीवर है, ठीक है। दूसरा टी क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस में टीएलसी काउंट रेज होना शुरू हो जाएगा। तीसरा टी क्या है, टेकीकार्डिया है। अब टेकीकार्डिया में मैटरनल और फीटल दोनों आ जाएंगे, क्योंकि जब मैटरनल टेकीकार्डिया होता है ना तो फीटल टेकीकार्डिया भी हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट टी है वो यूट्राइन टेंडरनेस है,
ठीक है। इसी ऑर्डर में ये टी डेवलप होता है। सबसे पहले टेम्परेचर होता है, TLC रेज होता है, मेटरनल और फीटल टैकीकार्डिया होता है, और जो एंड स्टेज है उसमें यूट्राइन टेंडरनेस है, मतलब फुल ब्लोन कोरियो एमनाइटिस अब डेवलप हो चुका है, ये स्टेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि फुल ब्लोन अब कोरियो हो गया है। अब इसके अंदर बेबी को और मदर को भी, दोनों को के लिए डेंजरस है ना। देखिए बेबी की तो सेप्सिस में चला जाएगा और मदर भी सेप्सिस में जा सकती है, उसमें एंडोमेट्राइटिस होगा, फिर वो स्प्रेड हो जाएगा इन्फेक्शन। ठीक है ना। तो देखिए अब ये 2/5 का मतलब क्या है कि फीवर के साथ में ना इन 5 में से 2 क्राइटेरिया हों। 3/6 का मतलब है कि फीवर हो या ये 6 है ना, इनमें से 3 हों पॉजिटिव, और ये तीसरा क्राइटेरिया जो है फीवर हो और साथ में इन 7 में से 2 चीज़ें हों। तो आपको ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये 4 T's याद रखें, टेम्परेचर, रेस TLC, मेटरनल टैकीकार्डिया, फीटल टैकीकार्डिया और यूट्राइन टेंडरनेस। ठीक है ना। तो मॉनिटर कैसे करेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर आप 6 आवर्ली पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे, उसकी पल्स देखेंगे, TLC काउंट डेली भिजवाएंगे। ठीक है, और फीटल मॉनिटरिंग करेंगे CTG के थ्रू, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आप यूट्राइन टेंडरनेस देखेंगे। ठीक है ना। और लाइकर का कलर और स्मेल वो आपको पता चल जाएगा पैड देखने से। ठीक है ना। अगर ग्रीनिश कलर आ रहा है तो उसका मतलब मिकोनियम है, येलोइश है तो उसका मतलब है इन्फेक्शन है कोई। ठीक हो गया। तो मॉनिटरिंग भी यहाँ से हो रही है और ये आपको ये याद रखना भी ईजी होगा। ठीक है ना। मॉनिटरिंग में टेम्परेचर, पल्स, TLC काउंट, फीटल हार्ट रेट और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे यूट्राइन टेंडरनेस और लाइकर का कलर। ठीक है, और उसका एक चार्ट बना लेंगे। कभी भी 1 या 2 चीज़ें डिटेरिएट हुई तो फिर आपने फ़ौरन डिलीवरी का प्लान करना है। डिपेंड करता है कि सिजेरियन के थ्रू है या विजाइनल डिलीवरी। अब एक और चीज़ है, अब देखिए सारी बातें तो होगी ना लेबर की, मदर से। अब कि न्यूनेट भी तो प्रीटर्म डिलीवर हो रहा है। ठीक है, वो आपने अपने पीरियड्स में लेक्चर भी लिए होंगे कि किस तरह प्रीटर्म के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, सब चीज़ें। अब एक जो है ना वो एक जिसमें आपने नई एक जो रिसेंट एडवांसेस पढ़ी थी ना कि एक पैसरी एरिबन पैसरी, इस तरह एक ना 2014 में WHO ने ना जो लो रिसोर्स कंट्रीज़ हैं तो उसमें केयर स्टार्ट की बेबी की, जिसको हम कहते हैं कैंगरू मदर केयर। ठीक है, KMC के नाम से। अब कैंगरू क्या करता है, उसके बेबीज़ कहाँ डेवलप होते हैं, पाउच के अंदर होते हैं ना, वहाँ पे वार्म भी रहते हैं, उनको फीड भी मिलता है और बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं। तो बिल्कुल यही है कि इसमें क्या होता है कि मदर की ना चेस्ट पे एक बैंड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। इसने एक गाउन पहना होता है, गाउन के अंदर ना एक बैंड अप्लाई कर देते हैं पूरा, जो चेस्ट को इनसर्कल करता है। ठीक है, और उसके अंदर एक पाउच बन जाती है, तो इस तरह बेबी को पाउच के अंदर देखें डाला हुआ है। ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इसके 3 फायदे होंगे। एक तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मिलेगा बेबी को, मदर और बेबी का। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगी और अर्ली डिस्चार्ज होगा। वरना आपने देखा कि बेबी नर्सरी में पड़े रहते हैं, मदर वार्ड में है, बेबी नर्सरी में है, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं हो पा रही, और बेबीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट करते हैं। इससे क्या होगा कि एक बेबी दूसरे बेबी से इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करेगा। देखिए जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती ना वहाँ पर, तो एक ही कॉट में कितने ज़्यादा बच्चे पड़े होते हैं, तो एक बेबी का इन्फेक्शन दूसरे को हो जाता है। ठीक है, तो बेबी ज़्यादा सिक हो जाता है कभी कभी नर्सरी में जाकर। तो इसमें क्या होता है कि हमने कुछ क्राइटेरियाज बना लेते हैं। मतलब ये होता है कि एक रूम अलग होता है, उसके अंदर कुछ बेड्स होते हैं, वहाँ पे सिस्टर होती है, डॉक्टर होती है। ठीक है, और वहाँ पे मदर को पूरी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है ना वो दी जाती है इंस्ट्रक्शंस। अब देखें अगर इस मदर ने वॉशरूम जाना है या नहाना है, कुछ करना है, तो क्या होगा, इसकी जगह या तो इसका हस्बैंड होगा या कोई मदर होगी या कोई बहन होगी, वो इस तरह बैठेगी कि वो अपने चेस्ट के ऊपर एक ना बैंड अप्लाई करेगी और बेबी को उस पाउच के अंदर रखेगी। ठीक है ना। इनके मदर की रिप्लेसमेंट भी होती रहेगी साथ साथ में। ठीक है ना। और मदर ने हर वक्त ऐसे रखना है, और बेबी का और मदर का फेस एक तरफ होना चाहिए, यानी कि बेबी का फेस सामने नहीं होगा, मदर की चेस्ट की तरफ होगा। ठीक है ना। इससे बेबी ज़्यादा बेहतर फील करेगा। ठीक हो गया। अब वो आपको प्रीटर्म लेबर जो है ना वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो मिल गया होगा। ठीक है ना। तो होप फॉर द बेस्ट इन योर टेस्ट। ठीक है।